नमस्कार दर्शकों, हम ओजस्विनी की एक और कड़ी में आप सभी का मैं अर्चना स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हो कि हम हर हफ्ते इसमें एक नई-नई ओजस्विनियों को लाते हैं, जिन्होंने अपने जीवन के संघर्षों से लड़ाई करी और एक अच्छा खासा मुकाम हासिल किया। जिन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया दूसरों के जीवन को संवारने के लिए भी। आज एक ऐसी ही ओजस्विनी हमारे बीच है, सुनीता चंसोरिया मैम, जो कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। इसके अलावा मैडम एनएसएस से भी जुड़ी हुई है और भी कई सोशल वर्क के क्षेत्र हैं जहाँ पे मैडम निरंतर काम कर रही हैं और मैडम के बारे में एक सूरज को दिया दिखाने जैसी बात होगी। तो आइए सुनीता चंसोरिया मैम का हम स्वागत करते हैं हमारे कार्यक्रम में। मैडम, कार्यक्रम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार। जी। मैडम, सबसे पहले तो हमारे आपके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। जी। मैं प्रोफेसर सुनीता चंसोरिया दुर्गा महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और साथ ही एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर हूँ, स्वीप नोडल अधिकारी हूँ, G20 की अधिकारी हूँ, ऐसे आरआरसी की नोडल अधिकारी हूँ। ऐसे मैं कई क्लब्स के साथ जुड़ के काम कर रही हूँ। मैं BIS से भी जुड़ी हुई हूँ और आप कहें कि समाज सेवा के क्षेत्र में मैं रायपुर शहर के हर कार्यक्रम में गवर्नमेंट के कार्यक्रम के साथ मिलकर अपना कार्य दुर्गा महाविद्यालय के साथ करती हूँ। जी। मैम, इतनी लंबी लिस्ट थी, आप इससे भी जुड़ी हैं, आप इससे भी जुड़ी हैं, आप इससे भी जुड़ी हैं। लेकिन हमने आपका प्रोफाइल पढ़ा और हमने देखा कि आप जैसा कि एक आम गृहिणी थी, जो अपने सपनों को मारकर मतलब किसने सोचा था कि आपके अंदर इतनी प्रतिभा होगी और आप इतने लोगों से जुड़ेंगी। तो जैसा कि ये सभी हमारे दर्शक भी जानते हैं, ये कार्यक्रम उन्हीं महिलाओं के लिए खासकर उनको उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए है। तो कैसे वो घर से इतना बड़ा जो आपने अचीवमेंट किया, वो सफ़र कहाँ से शुरू हुआ और कैसे आप यहाँ तक पहुँची? वो हमारे दर्शकों के लिए आप बताइए। जी। जी। क्या होता है, ये चीज़ें हम अपने घर परिवार से सीखते हैं। मैं बात करूँ अपने मायके की तो मेरे फादर भी एक समाज सेवा में इस तरह से कार्य करते थे कि वो गरीब लोग या आप कहें उसको कि हम जो ज़रूरतमंद हैं, उनके लिए वो कार्य करते थे। वो भी एक टीचर थे। तो वहीं से मैंने ये सीखा, मेरे साथ जो मेरी फ्रेंड पढ़ती थी, जो अपनी फीस नहीं दे पाती थी, तब मैं उनकी फीस भी दी हूँ। तो इस तरह से ये मैंने चीज़ें अपने परिवार से सीखी और जब मैं शादी होके रायपुर आई, तो निश्चित ही मैं एक गृहिणी थी, पर कहीं न कहीं कसक ये थी कि मेरे माता-पिता ने अगर मुझे इतना पढ़ाया-लिखाया है, तो मुझे जॉब करना चाहिए और उसके अंतर्गत फिर मैं समाज सेवा के क्षेत्र में आई। जी। मैम, तो क्या-क्या अभी आप कर रही हैं समाज सेवा के क्षेत्र में? वैसे तो आप काफ़ी एक्टिव हैं, लेकिन किन-किन क्षेत्रों में आप काम कर रही हैं, वो हमारे दर्शकों को कुछ बताइए ताकि वो भी आपसे जुड़ें और वो भी इस तरह के कार्यों को उनको भी एक दिशा मिल सके मैडम, तो वो हमारे दर्शकों को बताइए। जी। जी। राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से हम जो कार्य करते हैं, जी। उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के साथ मिलकर काम करते हैं। जी। अगर हम बात करें कोरोना के समय की, तो हमारे स्टूडेंट्स और हमने मिलके पूरा राशन पैकिंग और राशन वितरण, खाना बना के बच्चों ने घर से और हमने पैकेट्स तक डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। कम से कम 2000 मास्क हमारे बच्चों ने बनाए हैं और बाँटे हैं। और साथ ही जो छोटी-छोटी किट साबुन और इस तरह का सैनिटाइज़र, वो बच्चों ने गाँव-गाँव में, क्योंकि इस समय तो वो शहर में थे नहीं कॉलेज में, जी। वो गाँव में ही थे। तो वो सेवा करने के साथ-साथ हमारे बच्चों ने एक काम ये किया कि जिनको कोरोना होता है, उनसे कोई बात नहीं करता है। जी। तो वो बच्चे उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते थे। जी। ये एक बहुत बढ़िया चैलेंज था बच्चों के लिए भी, पर इस बात को भी उन्होंने किया। हम बात करें स्वच्छता की, नगर निगम के साथ हम 2014 से सघन स्वच्छता अभियान हमने किया, उसकी मैं ब्रांड एम्बेसडर भी रही। अभी भी मैं 22-23 में भी स्वच्छता अभियान की माय एफएम की ओर से भी ब्रांड एम्बेसडर हूँ और स्वीप में भी मैंने लास्ट 5 ईयर जो पहला चुनाव अभी इससे पहले वाला चुनाव में, उसमें मैं बेस्ट नोडल ऑफिसर का भी अवार्ड ले चुकी हूँ, क्योंकि दुर्गा महाविद्यालय के साथ मिलकर बच्चों के साथ हम लोगों ने इतनी कैंपेनिंग रायपुर शहर में, मतलब मैं बता रही हूँ आपको कि कलेक्टर मतलब जिला प्रशासन के साथ, नगर निगम के साथ, महिला बाल विकास के साथ, समाज कल्याण विभाग के साथ, पुलिस प्रशासन के साथ, मतलब रायपुर शहर का जो भी इस तरह के सोशल एक्टिविटी, जन जागरूकता अभियान होता है, उसको हम
करते हैं और बच्चों का मुझे पूरा सपोर्ट मिलता है। ये सबसे बड़ी बात है। मतलब अब मैं आपको बताऊं कि डेंगू और पीलिया इन सब का जो जागरूकता हमने दुर्ग तक जाके की है जी। हमको कमिश्नर सर ने कहा नहीं आपके बच्चे बहुत अच्छा नुक्कड़ नाटक और आप बहुत अच्छे से इनको लीड कर रही है जी। तो उन्होंने हमको दुर्ग भिलाई तक अवेयरनेस के लिए भेजा, रायपुर शहर के अलावा। मैडम इतना अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, गौरव महसूस कर रही हूँ मैं कि इतना कुछ आपने किया है और बड़ी सादगी से आप बता रही हैं मैंने ये किया मैंने ये किया, वो हम समझ पा रहे हैं कि आपने कितना कुछ किया है। और एक और बहुत ही बड़ी बात ये है उसमें मैम कि आप एक गवर्नमेंट सेक्टर में आप असिस्टेंट प्रोफेसर है, जहाँ पे हम मानते हैं कि भाई जैसा काम चल रहा है वैसा काम चल रहा है। हम इनिशिएटिव लेके लोग बहुत होते हैं जो बहुत कम होते हैं जो उस काम को करते हैं। तो आप जिस महाविद्यालय में है वहाँ हर स्तर के बच्चे पढ़ते हैं, खासकर नीचे तबके के भी बच्चे पढ़ते हैं। तो उनको आप किस तरीके से, क्योंकि मैंने आपके साथ आपके बच्चों को देखा भी है, तो काफी वो मोटिवेटेड भी लगे, आपके प्रति समर्पित भी लगे। तो ये भावना आपने कैसे पैदा की और उनमें आप मोटिवेशन, क्योंकि हमारा मोटिवेशनल चैनल है, तो ये भावना कैसे आप डालती हैं वो बताइए। मैं कहती हूँ ताली दोनों हाथ से बजती है जी। जितना हम बच्चों के लिए करते हैं उसका फीडबैक तो हमें मिलेगा ही बच्चों से जी। इसलिए बच्चे हमारे लिए बिल्कुल एक पैर पे खड़े रहते हैं कि मैडम क्या काम हमें करना है जी। तो उसके लिए मैं जो नीडी बच्चे होते हैं उनकी मैं फीस भी देती हूँ और अलग जो भी उनकी जरूरतें होती है उसको भी मैं पूरी करती हूँ जी। तो इस कारण बच्चे बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं कि उनको एक लगता है कि हमारी माँ है। कई बच्चे तो मैं आपको मैसेज बताऊंगी वो माँ बोलते भी माँ है जी। इस तरह का एक संबंध बच्चों के साथ मेरा बहुत अच्छा है जी। मैडम मैं तो आपसे अभी हाल ही में मिली हूँ, लेकिन आप इतनी आत्मीयता से मिलती हैं कि दिलों को जोड़ देती हैं। तो ये तो बहुत बड़ी खूबी है आपकी, बहुत बड़ी खूबी है। और निश्चित ही मैं आप हमारे दर्शकों को भी ये बताइए कि कैसे आप जुड़ती हैं लोगों से, क्योंकि जब इतने इतने कम समय में, एक तो आप बता रही हैं आप 10-12 साल बाद घर से निकली और इतने लंबे सफर को आपने तय कर लिया, मतलब अचीवमेंट वाइज आपने एक लंबा सफर तय किया है, लेकिन आप आज भी जमीन से जुड़ी हैं। तो कैसे कर पाती हैं आप ये और कैसे करती हैं, वो रास्ता हमारी महिलाओं श्रोता को जानना है, तो आप उनको बताइए। और वैसे तो सबके लिए है लेकिन खासकर महिलाओं के लिए मैम बताइए। देखिए मेरा एक सिद्धांत है कि पहले मेरा घर है, परिवार है, उसके बाद समाज है जी। तो अगर आप घर में पूरा आप एडजस्ट कर लेते हैं, घर के काम से मेरा मतलब है, क्योंकि होता यही है सामाजिक कार्य करने के लिए व्यक्ति करता है कि वो चल देता है पर घर उनका बिखरता है जी। आप देखिए कई एनजीओ को मैंने देखा है बहुत करीब से, मैं करीब 20-22 एनजीओ के साथ जुड़ी हुई भी रही हूँ, इसलिए मैं ये बात बहुत दावे से बोलती हूँ कि उनके घर परिवार की में वो ध्यान नहीं देती है, वो सिर्फ फोटो सेशन और इस तरह का, मैं बहुत साफ बोलती हूँ इसलिए मैं इस चीज को बोल रही हूँ आपको। तो मेरे लिए मेरा घर परिवार बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं अपने घर परिवार, चूंकि मैं संयुक्त परिवार में रहती हूँ तो मैं समय बहुत अच्छे से निकाल पाती हूँ। फिर भी हम लोग किचन में खाना हम ही बनाते हैं, ये एक सबसे बड़ी खासियत है। अगर आपके घर में कहते हैं ना कि अगर उनका पेट भरा रहेगा तो वो आपको कहाँ जा रहे हो उस पर ज्यादा ऑब्जेक्शंस नहीं होंगे, तो मैं उसको बहुत एडजस्ट करके चलती हूँ कि किसी भी तरह से घर परिवार पूरा मेरा संतुष्ट होता है तभी मैं काम करती हूँ और साथ में उन लोगों का भी सपोर्ट है, इसलिए मैं इतना काम कर पाई जी। बहुत अच्छी बात कही मैम, क्योंकि जब भी कामकाजी महिला घर से बाहर निकलती है और पैसे अर्न करने लग जाती है तो उनके अंदर एक वो जो ईगो वाली बात भी आ जाती है और आप जो कहते हैं कि हम घर को फिर इग्नोर करने लग जाते हैं कि ठीक है हो जाएगा, ना बच्चों पे ध्यान देते हैं ना मतलब परिवार पे ध्यान देते हैं, तो हम कहीं ना कहीं एक जगह तो सक्सेसफुल हो जाते हैं लेकिन दूसरी जगह छूट जाती है और बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। तो चलिए आपसे बात करके ये भी हमको पता लगा कि आपने बहुत अच्छे से अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ मैनेज कर ली है आपने, और आप ना बहुत बैलेंस लगती भी हैं। मैं जब भी आपसे बात करती हूँ तो बहुत ही एक आपको बहुत बैलेंस्ड हैं आप दिमाग से, तो ये बैलेंस्ड भी शायद आप इसीलिए हैं मेरे ख्याल से। कैसे बैलेंस रहती हैं, खुद को कैसे मोटिवेट करती हैं हर दिन, क्योंकि ऐसा तो नहीं आप मुस्कुरा के बात करें तो चुनौतियां नहीं देखी होंगी आपने, आपके जीवन में क्या क्या चुनौतियां आई वो हमारे दर्शकों को बताइए। चुनौती तो मैं क्या बताऊं आपको कि ऐसी बहुत सच्ची चुनौती नहीं है हाँ। पर मैंने एक मेरा सपना था कि मैं कॉलेज में नौकरी करूं और मेरे फादर से इस विषय पे मेरा बहुत डिस्कशन होता था हाँ। वो बोलते थे कि एज हो रही है तुम शादी कर लो हाँ। या जॉब हाँ। तो स्थितियां ऐसी रही कि उन्होंने एक मुझे चैलेंज दिया कि मेरे रिटायरमेंट के पहले
अगर तुम्हारा जॉब लगता है तो हम शादी के लिए आपको नहीं बोलेंगे। पर मैं हार गई और जॉब मेरे को लगा नहीं, क्योंकि पीएससी उस समय हुई नहीं जी 99 में। 99 में हुई जब मैं पढ़ रही थी, तो उस वजह से मैं चैलेंज को एक्सेप्ट की और मैं शादी कर ली। 10 साल घर में रही, फिर मैंने कहा कि नहीं, सपना है मेरा वो। तो चैलेंज ये एक्सेप्ट करना था कि आपने शादी कर लिया। और बहुत अच्छे से आप बता रही हैं। जी। अब मैं क्या करती ना, मैं हार गई उस चैलेंज में ना। फिर मैंने सोचा अब तो मेरे को जॉब करना चाहिए करके फिर मैंने दुर्गा महाविद्यालय ज्वाइन किया 2007-8 वाले सेशन से जी। और आज वहीं पे हूँ अभी भी मैं जी। और देखिए एक जज्बा मैं दर्शकों को अपने बताना चाहूंगी। मैडम ने बहुत, जैसे मैंने उनसे पूछा कि चुनौतियां क्या थी, आपने बहुत अच्छी स्टाइल से, लोग ऐसे सोचते हैं कि क्या क्या बताएं कि कितनी चुनौतियां थी, ये बताने को तत्पर रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी प्रोफाइल को देख के कि आपके में चुनौतियां, लेकिन आपने जिस स्टाइल से बोला कि चुनौतियां तो ज्यादा आई नहीं, तो ये आपका पॉजिटिव रवैया बताता है कि आप जीवन को लेके कितनी पॉजिटिव हैं। क्या कहना चाहेंगे उस महिलाओं को, उन महिलाओं को या हमारे उन दर्शकों को जो हार जाते हैं जिंदगी से और अब नहीं हो रहा, और एक मान लेते हैं, आमतौर पे होता है कि जब बच्चे बड़े होते हैं तब महिलाएं अपना नया करियर चालू कर पाती हैं, तो एक उम्र का भी फैक्टर आता है। तो वो बताइए कि उम्र कितनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपने उम्र को मात दे दी है, दिखने में भी और काम की एनर्जी में भी। तो उनको इस बारे में हमारे दर्शकों को बताइए कि आप ये कैसे करी आपने और कितनी उम्र मायने रखती है, और किसी भी उम्र में कुछ चालू किया जा सकता है या नहीं, वो बताइए जी। बिल्कुल, मेरे लिए उम्र मायने नहीं रखती। मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम घर में बैलेंस बना लिए तो हम निश्चित आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि उसको कोई नहीं रोक सकता। जो हमने अगर सोच लिया है, हम पॉजिटिव सोच के साथ अगर आगे बढ़ते हैं तो निश्चित ही वो व्यक्ति उस सफलता को प्राप्त करता है जी। मतलब वो तो आपकी हर बात से पॉजिटिविटी दिख रही है मैम। और आप कोई ऐसा वाक्य हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें जो आपने देखा हो कि आपने आपने कुछ समाज सेवा के क्षेत्र में कुछ ऐसा किया हो, या कोई ऐसी चुनौती जो आपने दूसरों की जिंदगी में देखी हो और उनकी जिंदगी को आपने सेटल किया है, तो ऐसा कोई उदाहरण आप देना चाहें जो आपने किया है आपके कुछ कार्यों में से? मैं कुछ की हूँ, पर मैं जैसे नाम तो ओपन नहीं करना चाहूंगी। बिना नाम बताए अगर आप बताना चाहें किसी का संघर्ष तो जी। महिलाओं के साथ तो संघर्ष रहता है, बहुत खराब परिस्थिति भी उस बच्ची की रही। उसने मेरे को बार बार फोन की, रात की 12 बजे तक वो बच्ची मेरे को फोन करती थी कि मैडम मेरा हस्बैंड मेरे को दारू पी के मार रहा है, मैडम मैं क्या करूं, मैंने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया है जी। मैंने यहीं से, वो बाहर की थी बच्ची, पास आउट थी मेरे यहाँ की, तो मैं यहीं से महिला आयोग से बात करके, ये महिला पुलिस थाने से, मतलब यहाँ से मेरे को सपोर्ट से मैंने वहां पे उसके लिए काफी हेल्प की, और वो लड़की आज अच्छे से अपनी लाइफ सेटल है उसकी। तो आप इस तरह से, मैं कॉलेज में भी कई केस आते हैं बच्चियों के, हमारे मम्मी पापा नहीं पढ़ाना चाहते हैं मैडम, नहीं मना कर रहे हैं, फिर मैं उनके पेरेंट्स से बात करती हूँ कि मत करिए आप ऐसा, अगर वो पढ़ना चाहती है तो उसको आप पढ़ाइए, क्योंकि जरूरी है। लाइफ में कब क्या होगा आप कह नहीं सकते, अगर नहीं पढ़ी रहेगी तो अपने पैर पे कैसे खड़े होगी ना। परिस्थितियां, आप आज अच्छी जगह शादी की, आपने सब कुछ अच्छा किया, पर परिस्थितियां को आप कुछ चैलेंज नहीं कर सकते ना। तो बच्ची अगर पढ़ी रहेगी तो कुछ तो कमाएगी जी, कुछ नहीं तो ट्यूशन कर लेगी। मैडम आप एक यूथ से जुड़ी, आप बहुत बड़े एक यूथ क्राउड से जुड़ी हुई हैं, कॉलेज के बच्चों से जुड़ी हुई हैं, क्या क्या आप चैलेंजेस देखती हैं आजकल की यूथ में, क्या दिक्कतें चल रही हैं, क्या चल रहा है उनकी जिंदगी में, यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप, अपना क्या देख रही हैं आप, क्या परिवर्तन चाहेंगे, क्या चाहती हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा चल रहा है और ऐसा होना चाहिए, वो बारे में हमारे दर्शकों को बताइए जी। यूथ के साथ समस्या क्या है कि वो मोबाइल का एडिक्ट हो गया है जी। परिवार टूटे हैं, आप इस बात को समझिए कि संयुक्त परिवार का टूटना, वो सिंगल फैमिली आई और वो बच्चे सिर्फ अपने तक सीमित हो गए। संस्कार तो आज के बच्चों में है नहीं जी, ये बहुत खुले रूप में मैं बोल रही हूँ, क्योंकि वो दादा दादी चाचा चाची वो रिश्तों को जानते ही नहीं है ना। वो बात करते हैं अंकल और आंटी, मामा मामी को भी वो अंकल आंटी बोल देंगे और दादा दादी को, कोई भी मिलेगा उसको अंकल। तो ये कहीं ना कहीं संयुक्त परिवार का टूटना, संस्कारों की कमी आज के बच्चों में दिखाई देती है। और आज का युवा सिर्फ मोबाइल की, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान पे चलता है और उसी से वो अपने को कंपेयर करता है कि वो ऐसा है तो मैं, हम अपनी एबिलिटी देखें कि हम क्या कर सकते हैं जी, उसके बाद हम कुछ करें तो वो ज्यादा ठीक होगा।
बहुत सुंदर बात कही मैडम, और बहुत सब जानते हैं, लेकिन ये जो आपने कहा कि संयुक्त परिवार का टूटना, मतलब आज हम एक संयुक्त परिवार की महिला से बात कर रहे हैं तो समझ में आ रहा है। आप में हमने विचारों का बैलेंस देखा, आपने हमने आप में करियर, एक अच्छा करियर देखा। हमको देख के लग रहा है आपने अपने बच्चों की परवरिश भी बेहद अच्छे तरीके से की होगी, आप एकदम बैलेंस्ड लग रही हैं। तो ये आप जो बोल रही हैं कि संयुक्त परिवार जो टूट गए हैं और जो लैकिंग हम देख रहे हैं, अगर सिंगल परिवार की बात करें, स्ट्रेस बढ़ गया है, बहुत तनाव बढ़ते जा रहा है लोगों के क्या जीवन में। होता है ना, दोनों हस्बैंड वाइफ कमाने निकल गए, बच्चे पलते हैं नौकरों के भरोसे जी वो एक बहुत बड़ा रीजन होता है, जी क्योंकि वो अपने माँ बाप की फीलिंग्स को समझ ही नहीं पाता है ना, वो तो नौकर के भरोसे पलता है, वो उसी को सब कुछ समझता है, जी तो वो एक कारण है। जी मैडम, ये विषय काफी रोचक लग रहा है जिसपे हम बातचीत कर रहे हैं, तो इस पे मैं आगे बोलना चाहूंगी कि ठीक है, अब संयुक्त परिवार जो थे वो तो टूट गए, अब एक सिंगल फैमिली हो गई। कई बार तो देखिए हम अपनी लापरवाही की वजह से परिवार को तोड़ देते हैं, लेकिन कई बार परिस्थितियां वश ही हमें सिंगल फैमिली मिलती है ना। तो ऐसी महिलाएं जब सिंगल फैमिली में तो अब आ गए, अब उन्हें जॉब करने जाना है, महिलाएं एम्बिशियस हैं, तो उनके पास तो कोई विकल्प नहीं बचता। ऐसी महिलाएं कैसे करें, अपने बच्चों को कैसे संस्कार दें, क्योंकि आप एक शिक्षिका भी हैं और प्लस आप इतने सारी क्षेत्रों से जुड़ी हैं, तो आपको एक तरह से महिलाओं का भी ज्ञान हो गया है, बच्चों का भी ज्ञान हो गया है, यूथ का भी ज्ञान हो गया है, और इवन मैं कहूँगी पॉलिटिशियंस लेवल से लेके आपको हर क्षेत्र के लोगों से आप मिल चुकी हैं। तो आपका एक्सपीरियंस निश्चित ही हमारे दर्शकों को बेहद लाभकारी होगा उनके लिए। आप जब आप बोलेंगी तो मैं ये चाहती हूँ आप ये बताएं कि अब क्योंकि अब सिंगल परिवार तो हो ही चुका है, तो अब कैसे उस लाइफ को हम मैनेज करें, कैसे सपनों को पूरा करें। ऐसी महिलाएं नहीं कर पाती कई बार, और करती हैं तो बहुत कुछ छूट जाता है। क्या कहना चाहेंगे इनके लिए? मैं ये कहना चाहूंगी कि सिंगल फैमिली में तो सिंगल पेरेंट्स की भी अगर आप कहें तो बात कर सकती हूँ कि हम जॉब करते हैं वहां तक ठीक है, उसके अलावा हम कम से कम 1 घंटा अपने बच्चों को दें। हम क्या करते हैं कि बच्चे अपन आते हैं थके हुए, अपन अपने मोबाइल में, बच्चे अपने मोबाइल में, ये कई घरों में होता है, ये प्रैक्टिकल चीजें हैं, है ना। वो हमको छोड़ना पड़ेगा, हमको एक घंटा तो अपने बच्चे को देना होगा। मैं तो अपने कॉलेज के टीचर की बता रही हूँ कि वो बोले मेरे को, मैडम बोले आप 6 से 8 बजे मेरे को फोन मत लगाया करिए, क्योंकि मेरे बच्चों को मैं समय देता हूँ, तो मैं मोबाइल स्विच ऑफ करके साइड में रख देता हूँ। बहुत अच्छी बात जी। तो ये चीजें आएंगी जब ना, तब ये सब हो पाएगा, क्योंकि हमको बच्चों को समय देना होगा। पहले के समय की आप बात याद करिए ना, कि हम लोग खाना बनाते हैं, हम खाना खा रहे हैं, तो दादी कहानी सुनाती थी बच्चों को रात को सोते समय। मेरे बच्चों को तो मेरे को अच्छे से याद है कि 4th 5th तक मेरे साथ वो सोते थे, तो कहानी सुनाती थी मैं, तभी वो सोते थे। तो ये छोटी छोटी चीजों की हम आदतें अगर बच्चों को डालेंगे, हम उनको मंदिर ले जाएंगे, हम उनको समाज में ले जाएंगे, तब तो वो समाज क्या है जानेंगे, और मंदिर क्या है और क्या है पूजा पाठ। आज के बच्चे कुछ नहीं जानते हैं उस विषय पे। वो सिर्फ गरबा करना है, मतलब वो लेवल आप सोचिए कि वो वहीं तक रहेगा, भक्ति नहीं है उनमें, वो दिखावे वाली है। तो ये हम सिखाएंगे बच्चों को, जब ही हो पाएगा ये। जी, समय देना होगा बच्चों को जी थोड़ा। बहुत अच्छी चर्चा रही मैम, और क्योंकि हम प्रोग्राम के अंत की ओर हैं, तो संक्षिप्त में आप हर वर्ग को ध्यान में रहते हुए अपना एक ऐसा संदेश दे दीजिए और ऐसा जोश भर दीजिए पूरी कौम में, जो भी इसे देखे, कि जब एक बार सुने तो उससे लगा कि नहीं अब बनना है सुनीता मैम हमको, या कोई और ओजस्विनी हमें बनना है। तो ऐसा जोश भरने लायक एक संक्षिप्त में आपका संदेश मैडम जी। मैं सभी महिलाओं, सभी बच्चों से एक आग्रह करती हूँ कि हमें अपने माता पिता की सेवा करना है, हमें समाज की सेवा करना है, तब हम राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं। और इस चीज को आपको समझना होगा कि किस तरह से हम इसे करें, क्योंकि होता यह है कि हम लोग तो सोचते हैं हाँ ये मेरा काम नहीं है, वो कर लेगा। आप इस बात का ध्यान रखिए कि आप अपना व्यक्तित्व खुद बनाएंगे, आप अपना आकलन स्वयं करें, जिससे कि आप आगे बढ़ पाएंगे। जी, बहुत अच्छी चर्चा, बहुत मजा आया मैडम आपसे बात करके। हमको सारी जनरेशन एक साथ दिख गई आपके में। आप में वो बचपना भी दिखता है, आपके में एक मैच्योरिटी भी दिखती है, आपके में एक यूथ भी दिखता है जिसको आप रिप्रेजेंट करती हैं, आपके में एक सक्षम और एक संघर्ष की हुई नारी भी दिखती हैं, सब कुछ दिखती हैं। और बहुत अच्छा लगा, जैसा मैंने कहा, आपसे बात करके। आप हमारे कार्यक्रम में हमारे बुलाने पर आई, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार मैडम जी। धन्यवाद मैम जी।
दर्शकों, देखा आपने, बहुत अच्छी चर्चा रही मैडम के साथ में, एनर्जी से भरी हमारी मैडम से बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। तो उम्मीद करते हैं ऐसा ही जोश और जज़्बा आप भी दिखाएँगे अपनी ज़िंदगी में और सीखेंगे जो मैडम ने जो भी टिप्स दिए उससे। आने वाले अंकों में नई कहानियों के साथ और नई ओजस्विनियों के साथ फिर से आपके सामने उपस्थित होंगी। तब तक दीजिए हमें विदा। नमस्कार।